नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं ठीक शाम 4:30 बजे। लेकिन नीतीश के शपथ के कई अपने मायने हैं। 7वीं शपथ है, नीतीश ने 7 निश्चय किए हैं। नीतीश के सामने 7 चैलेंजेस क्या हैं और नीतीश की सरकार का 7वां अध्याय आरंभ हो रहा है। लेकिन नीतीश के लिए चुनौतियां बाहर की भी हैं और घर के अंदर की भी हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन बीजेपी ने इस बार यूपी वाला दांव चल दिया है। यूपी की ही तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। तो क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार को घेरने के लिए तारकिशोर डिप्टी सीएम होंगे और रेणु देवी डिप्टी सीएम होंगी और सुशील मोदी नाराज है। नाराजगी की वजह यह है कि पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार के सहयोगी के तौर पर, या यूं कहें कि नीतीश कुमार के साथ दूसरे विकेट पर बल्लेबाजी करने वाले सुशील मोदी, और कहा यह जा रहा है कि अभी के लिए नाराज हैं। लेकिन सुशील मोदी की नाराजगी कैसे दूर की जाएगी ये तो आपको बताएंगे। लेकिन नीतीश कैबिनेट में कौन से होंगे नए चेहरे, कौन से होंगे पुराने चेहरे, बीजेपी जेडीयू के बीच संतुलन किस तरह से बनाया जाएगा, वीआईपी के कितने मंत्री होंगे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कितने मंत्री होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जानना जरूरी है कि कास्ट इक्वेशन के लिहाज से किस तरह से संतुलन साधेंगे नीतीश। और सबसे बड़ी बात यह, भारतीय जनता पार्टी के कितने मंत्री होंगे, जेडीयू कोटे के कितने मंत्री होंगे, ये सब कुछ अगले 1 घंटे में आप जानेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार लेंगे सीएम पद की शपथ। 16 मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। बीजेपी जेडीयू कोटे से 7 विधायक लेंगे शपथ। हम और वीआईपी से 1 विधायक की शपथ होगी। राजभवन के राजेंद्र मंडप में शपथ लेंगे नीतीश। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अमित शाह। यह अभी की बड़ी खबर है। अब आपको हम कुछ एक्सक्लूसिव और इनसाइड स्टोरी देते हैं ताकि आप ये जान पाएं कि नीतीश सरकार में पुराने चेहरे कौन कौन से होंगे जिन पर दांव लगाया जाएगा, और इसके अलावा नए चेहरे कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, जेडीयू कोटे के कितने हैं और बीजेपी कोटे के कितने हैं। जब आप जेडीयू कोटे में आते हैं तो आपके सामने आ जाते हैं श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, संजय झा, नीरज कुमार, बीमा भारती, मदन सहनी और खुर्शीद फिरोज। ये जेडीयू कोटे के मंत्री होंगे जो पुराने चेहरे हैं और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जो नीतीश के भी विश्वास पात्र लोगों में हैं। जेडीयू के जितने भी नाम आपको नजर आ रहे हैं, श्रवण कुमार नालंदा से आते हैं, 7वीं बार विधायक चुनकर के आए हैं। लेकिन हाँ, कौन से होंगे भारतीय जनता पार्टी कोटे के, अब आप ये देखें। डॉक्टर प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव, मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा, राणा रणधीर सिंह, कृष्ण कुमार ऋषि, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे वाले हो सकते हैं, जो अभी यहां पर आपको नजर आ रहा है। लेकिन जेडीयू कोटे के जितने हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहां पर क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाएगा, यहां पर जातिगत संतुलन भी साधा जाएगा। अगली क्विक ब्रेकिंग न्यूज तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर उतारी जाए। मंत्रियों को लेकर के अगली ब्रेकिंग क्या है तुरंत ही दिखाएं। 16 विधायकों के साथ शपथ ले सकते हैं नीतीश। जेडीयू कोटे से लेसी सिंह, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी होंगे। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, श्रवण कुमार, नरेंद्र यादव को शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी से तार किशोर प्रसाद, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष मांझी और वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी से मुकेश सहनी को शपथ दिलाई जाएगी। तुरंत ही लेकर के आए। नीतीश सरकार के नए चेहरे कौन से होंगे, पुराने चेहरे हमने बता दिया, लेकिन नए चेहरे क्या हैं अब टीवी स्क्रीन पर उतार करके लेकर के आए। इंडियन पुलिस सर्विस से रिटायर होने के बाद सीधे जेडीयू में एंट्री करने वाले सुनील कुमार पिछड़ी जाति से हैं। नई सरकार में मंत्रालय मिलना तय। अगला नाम शालिनी मिश्रा। पारिवारिक प्रभाव को लेकर मौका मिलने की संभावना ज्यादा है शालिनी को। जेडीयू के प्रवक्ता और चुनाव में लगातार मेहनत कर रहे संजय सिंह का नाम इस बार मंत्री की लिस्ट में है। संजय सिंह की जाति से आती हैं लेसी सिंह, बाजी मारेंगी। लेसी पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं बीजेपी को इस बार मंत्री पद ज्यादा मिलने हैं। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता बने हैं कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद और विधायक दल की उपनेता बनी हैं रेणु देवी। नाम पक्का, दोनों बन सकते हैं डिप्टी सीएम। जेडीयू कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री का अनुभव रखा था नीतीश मिश्रा ने, नाम तय माना जा रहा है। चुनाव से लेकर बीजेपी के जितने मंच रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का काम, समन्वय का काम, इनमें सबसे आगे नजर आए थे सम्राट चौधरी। मंत्री पद मिलना तय। इसके अलावा पहली बार जीत कर आई शूटिंग चैंपियन श्रेयसी सिंह के निशाने पर भी है मंत्री पद। हालांकि अनुभवी अमरेंद्र प्रताप सिंह को मौका मिलने की स्थिति में श्रेयसी का नाम अटक सकता है, कट सकता है। मामला कहां पर फंसा हुआ है बीजेपी के लिहाज से, नितिन नवीन और संजय मयूख को लेकर के। नितिन नवीन आपको याद होगा बांकीपुरा से जीत करके आए हैं, लव सिन्हा को हराया था, फिर भूमिहार कोटा आ जाता है। इस बार बीजेपी बेगूसराय के रजनीश कुमार को भूमिहार कोटे से मंत्री बना सकती है। इसके अलावा आदिवासी कोटे से निकी हेम्ब्रम को भी बीजेपी बना सकती है मंत्री। और फिर बारी आ जाती है वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी। हालांकि मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए थे,
हाँ, लेकिन इन सब के अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उनके बेटे संतोष मांझी को भी मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम पर बहुत बड़ी खबर तुरंत स्क्रीन पर फ्लैश की जाए। यूपी के तर्ज पर बिहार में होंगे 2 डिप्टी सीएम। तारकिशोर रेणु देवी हो सकता है डिप्टी सीएम। फाइनल नाम पर अब तक मुहर नहीं है। उप मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। नित्यानंद राय, मंगल पांडे के नाम पर भी चर्चा चल रही है। अब तुरंत ही स्क्रीन पर गिराया जाए कि कितने नाम हैं, और खासतौर से तारकिशोर प्रसाद के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार तारकिशोर प्रसाद हैं कौन। कटिहार के विधायक हैं, जीत करके आते हैं कटिहार से, तुरंत ही स्क्रीन पर लेकर के आया जाए। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं तारकिशोर। कटिहार विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। लगातार चौथी बार कटिहार सीट से जीत दर्ज की है। कटिहार में आरजेडी के राम प्रकाश महतो को हराया है। 2015 में लालू नीतीश की जोड़ी के बावजूद भी जीते, और पिछली बार जेडीयू के उम्मीदवार को तारकिशोर प्रसाद ने पटखनी दी है। वैश्य समाज से आते हैं, सुशील मोदी के बहुत करीबी हैं। सुशील मोदी की नाराजगी की वजह से कहीं वैश्य समाज नाराज ना हो जाए, इसीलिए ये कहा जाता है कि तारकिशोर को आगे किया जा रहा है। लेकिन सुशील मोदी का नाम क्यों कटा? डिप्टी सीएम को लेकर के कितनी रार है? क्या मंगल पांडे का नाम भी चल रहा है? क्या नित्यानंद राय का भी नाम आगे चला है? लेकिन एक और नाम है रेणु देवी। रेणु देवी कौन है ये भी जाने आप। नीतीश कुमार की कैबिनेट में पहले भी रह चुकी हैं मंत्री। रेणु देवी बीजेपी विधायक दल की उपनेता चुनी गई हैं। डिप्टी सीएम बनने की प्रबल दावेदार है रेणु देवी। नूनिया जाति से आती हैं, 5 बार चुनाव जीता है, और अमित शाह की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं रेणु देवी। रेणु देवी का बेतिया में बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव है। 2005 वाले नीतीश सरकार में कला संस्कृति मंत्री थी। अति पिछड़ा के तौर पर डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हैं रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद। इन सभी के बीच में नीतीश की कैबिनेट आखिरकार किस तरीके की रहेगी, एक बार आप रिपोर्ट देखें, उसके बाद डिबेट को हम करेंगे ओपन। बिहार में नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश के साथ हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी, विकासशील इंसाफ पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी राज्यपाल से मिले। इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी नीतीश कुमार के साथ राजभवन पहुंचे। शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण का वक्त मुकर्रर हुआ है। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया, और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर, कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा, और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए के विधायक दल का नेता चुना गया। इस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। सूत्रों की मानो तो एनडीए की जब बैठक हुई, उसमें सबसे पहले नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही अगला मुख्यमंत्री होगा। राजनाथ सिंह के आग्रह करने पर नीतीश कुमार ने उनकी बात मानी और कहा कि मैं एनडीए के नेता के तौर पर आगे का पदभार संभाल लूंगा, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया किया। लेकिन किस तरीके से बिहार सरकार आगे बनेगी, क्या कुछ गठबंधन होगा, क्या कितने पोर्टफोलियोज किसके हाथों में होंगे, इस बात की सूचना हमारे सूत्रों ने हमें दी। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 18 से 20 बीजेपी कोटे के मंत्री, 10 से 12 जेडीयू कोटे के मंत्री। 7 सपने हैं, 7 निश्चय हैं, 7 चैलेंज है, 7वीं शपथ है, और 7वीं शपथ नीतीश कुमार के लिए कितनी चैलेंजिंग है, डिबेट को कर देते हैं ओपन। राकेश कुमार सिंह सीनियर कुलीग है, मेरे साथ में जुड़े हैं दिल्ली से। ऐश्वर्या जैन थोड़ी देर के बाद पटना से जुड़ेंगे मेरे साथ। सूर्या मैथिल नेता है बीजेपी के। मनोज लाल दास मनु प्रवक्ता हैं आप जेडीयू के। विवेक अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ में। सूर्या मैथिल जी, इस बार क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए ये जो 7वीं शपथ होने वाली है, इतनी चैलेंजिंग विपक्षियों से नहीं होगी जितनी चुनौतियां उन्हें भारतीय जनता पार्टी से मिलने वाली है? पहले तो आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो राशिद भाई आप कह रहे हैं कि 7वीं शपथ है और ये बहुत चैलेंजेस रहेंगे,
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चैलेंजेस नहीं रहेंगे। डबल इंजन की सरकार बिहार में होगी, चहुमुखी विकास होगा और बिहार देश के सबसे अग्रणी राज्यों में खड़ा होने जा रहा है। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं। डबल इंजन की सरकार होगी या फिर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी? ट्रिपल इंजन से मेरा मतलब यह है कि 2 डिप्टी सीएम। अगर आप लोग 2 डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं, क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार का घेराव करना चाहते हैं? और अगर सुशील कुमार मोदी को हटाया गया है, अगर उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया, क्या इसके पीछे यह माना जाए सुशील मोदी पिछले 15 साल में नीतीश कुमार के भी यस मैन बन गए थे और यही एक बात भारतीय जनता पार्टी को खटक रही थी? सूर्या जी। डिप्टी सीएम एक बने चाहे 2 बने, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और आपका वीआईपी, हम चारों मिलकर बिहार में बहुत ही बेहतरीन सरकार चलाने वाले हैं। बहुत ही विकास और सुशासन की सरकार देने वाले हैं। जो विश्वास बिहार की जनता ने एनडीए के समर्थन में व्यक्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में व्यक्त किया है, उसका पूर्ण जो हम जवाब जनता को विकास देंगे। जवाब नहीं दिया आपने, सुशील मोदी के नाम पर आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे यह पूछा कि क्या सुशील मोदी नीतीश कुमार के यस मैन बन गए थे? यही एक वजह है कि सुशील मोदी को इस बार डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। आपने कोई जवाब नहीं दिया। शायद मनोज लाल दास, मनु जी मुझे जवाब देंगे। मनोज जी, नीतीश को 2 डिप्टी सीएम दिल और दिमाग से मंजूर है या फिर नहीं? पहला सवाल। और अगला ये, क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश को, हालांकि मुख्यमंत्री तो एनडीए की तरफ से बना दिया गया, लेकिन बीजेपी का दबाव रहेगा, यानी कंट्रोल भी नहीं और रिमोट भी नहीं, और ये बात नीतीश बहुत अच्छे से जानते हैं और यही एक वजह है कि नीतीश अपनी जबान से शब्दों को कम खर्च कर रहे हैं, खामोश रहना बेहतर समझ रहे हैं। सर देखिए, नीतीश कुमार कभी भी किसी के साथ, सिद्धांत के साथ, नीति के साथ, किसी दबाव में आकर नहीं काम करने वाले शख्स का ही नाम नीतीश कुमार है। और जहां तक सरकार की बात है तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम, ये 4 लोगों की है और ये 4 लोगों के आपसी जो होनी चाहिए उसी पर ही सरकार का हम निर्माण कर सकते हैं और सरकार चला सकते हैं। अगर आपने आशंका व्यक्त किया है कि 2 उप मुख्यमंत्री हो नीतीश पर दबाव बनाने के लिए, तो मैं यहाँ एक बात आपको कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार किसी के दबाव में चलने वाले राजनेता नहीं है। वे सत्ता के लिए किसी के दबाव में नहीं रह सकते हैं। वे अपने सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा नेतृत्व नीतीश कुमार की इन बातों को पूरे ढंग से समझती है और मिलाकर सरकार चलाने की तमन्ना रखती है। और अगर तमन्ना रखेगी तो नीतीश कुमार सरकार चलाने में सक्षम होंगे। लेकिन दबाव की राजनीति कभी भी नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये चीज भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी समझता है। इसीलिए हम पूरे तरह से आशावंत हैं कि ये 2 डिप्टी सीएम हो या 4 डिप्टी सीएम हो, नीतीश कुमार का जो अपना कार्यशैली है, जिस कार्यशैली के लिए वे, मनोज जी, आपके दिल में तकलीफ तो है, ये मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी बात में अगर भी है मगर भी है। आपकी बात में यह भी है कि किसी भी तरह का सत्ता के साथ में समझौता ना करते हैं, ना करेंगे। आपकी बात में यह भी है कि बीजेपी के आला कमान को यह बात समझनी होगी और आपकी बात में चेतावनी भी है, आपकी बात में दर्द भी है, आपकी बात में टीस भी है। विवेक जी को लेकर के आना बहुत जरूरी है। विवेक जी, सुशील मोदी एक ऐसा नाम न बीजेपी के नेता पैनल में बैठ करके अपनी जबान पर लेकर के आ रहे हैं और जेडीयू नेता ने भी सुशील मोदी के नाम अपनी जबान पर नहीं लिया। क्या यह माना जाए कि ऊपर से तो सब कुछ दिखाया जा रहा है, ऑल इज वेल, लेकिन नीतीश को यह पता है इस बार से क्षेत्रीय संतुलन नहीं साधना है, इस बार से जातिगत संतुलन नहीं साधना है, बल्कि इस बार असल संतुलन बिठाना है बीजेपी और जेडीयू के बीच? देखिए, ऐसा अभी राशिद आपने जिक्र किया कि 2 इंजन की सरकार से 3 इंजन की सरकार। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये 4 इंजन की सरकार है।
क्योंकि अब विकासशील इंसान पार्टी भी है, हम भी है। इसलिए अब सरकार चलाना, वो भी जब आपके पास 43 MLAs हों, वो बहुत आसान नहीं होता है। जब अब आप बड़े भाई कहने के लिए रह गए और वाकई छोटे भाई हैं। ठीक कह रहे हैं आप संदीप चौधरी जी। अब मुश्किलात आने वाले समय में बढ़ेंगी नीतीश कुमार के लिए। ठीक है संदीप चौधरी जी। विवेक अवस्थी सीनियर जर्नलिस्ट, उनका ये कहना है डबल इंजन की सरकार ना माने, ये 4 इंजन की सरकार है। मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी गाड़ी में डबल इंजन लगा होता है तो उसका पावर हाउस बढ़ जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, वो गाड़ी ठीक तरीके से काम करती है, बल्कि बहुत ही ज्यादा सुपर्ब उसकी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन अगर किसी गाड़ी में 4 इंजन लगा दिए जाएं, संतुलन होता है क्या संदीप जी? राशिद जी, 4 इंजन और 5 इंजन की बात करना तो मुझे नहीं लगता समझदारी। आप देखिए, एक तरफ महागठबंधन था, दूसरी तरफ ये 4 पार्टी का गठबंधन था जो एनडीए का था। सारी पार्टियां आज की तारीख में गठबंधन की सरकारें बनाना चाहती हैं और गठबंधन करके ही चुनाव लड़ती हैं। आप उनको इंजन का नाम दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पिछला टर्म था उसमें भी दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही थी और आज की तारीख में जो का काम किया, वहाँ नीतीश कुमार जी ने कहा कि बीजेपी चाहे तो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में जो आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है संदीप जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। इस आवाज को ठीक करने की कोशिश की जाए। राकेश के पास में चलते हैं। क्विक राकेश, मैं बहुत तेजी में आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं और बहुत तेजी के साथ में मुझे जवाब देते जाएं। सबसे पहले तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि क्या वाकई में बिहार में 2 डिप्टी सीएम होंगे? अगर होंगे तो क्या तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी ही होंगी या फिर मंगल पांडे, नित्यानंद राय में से भी कोई एक नाम हो सकता है? देखिए राशिद, तारकिशोर प्रसाद का नाम जो है फाइनल कर लिया गया है, जो सूत्रों से हमें जो खबर मिल रही है। रेणु देवी की भूमिका को लेकर अभी भी जो है चर्चा जारी है और उम्मीद की जा रही कि या तो उनको कैबिनेट दिया जाएगा या डिप्टी सीएम, लेकिन ये जो है अभी ये अंतिम चरण में है। जहां तक राशिद ये है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा आखिरकार स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर 2 बातें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जो हैं 15 विधायकों को राज्यपाल आज 4:30 बजे शपथ दिलाएंगे, या दूसरी चीज बात, क्योंकि 6 जेडीयू से, 6 बीजेपी से और 1 हम पार्टी और 1 वीआईपी पार्टी। दूसरा जो है कि 7 जेडीयू से, दूसरा फार्मूला है कि 7 जेडीयू से, 7 बीजेपी से और 1 हम और 1 वीआईपी पार्टी से। तो या तो 15 मुख्यमंत्री समेत 15 विधायकों को शपथ दिलाया जा सकता है या मुख्यमंत्री समेत 17 विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। रही बात की मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि देर शाम 6:30 बजे से बैठक का दौर चला था और बैठक का दौर करीब 11:15 बजे तक चलता है, जिसमें भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल, नागेंद्र जी, तारकिशोर प्रसाद, जबकि जदयू नेता विजय कुमार चौधरी और आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री के साथ इस माथापेची में शामिल थे। और अगर सूत्रों की माने तो जदयू से नीतीश कुमार जो हैं विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम माना जा रहा है, उनका तय माना जा रहा है। साथ ही साथ जो श्रवण कुमार, जो कि मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं, श्रवण कुमार हैं, अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं, नीरज कुमार हैं, बीमा भारती हैं, मदन सहनी हैं, खुर्शीद फिरोज हैं, जो जेडीयू के उटकोटे के मंत्री बताया जा रहा है। राकेश, आपके बाद दोबारा लौट करके आ रहे हैं। सूर्या मैथिल, ठीक है, सूर्या मैथिल के पास में चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सूर्या जी। लेकिन पूरा देश एक ही चीज जानना चाह रहा है। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर पटना गए, बीजेपी के विधायकों को इंतजार यह था कि आएंगे, रायशुमारी होगी और यह पूछा जाएगा कि भाई डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी को आप चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन राजनाथ सिंह ने उनसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। क्या यह माना जाए कि सब कुछ ठीक नहीं है? यानी भारतीय जनता पार्टी का बिहार में भी एक खेमा है जो अभी भी ये चाहता है कि सुशील मोदी ही डिप्टी सीएम होने चाहिए और आगे चल करके इनकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। राजनाथ सिंह आए, एयरपोर्ट पर उतरे, बीजेपी विधायक दल की बैठक में नहीं गए, स्टेट गेस्ट हाउस चले गए, उसके बाद एनडीए की बैठक में चले गए, बीजेपी विधायकों से मिले भी नहीं। ऐसा होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें आपका नेता और उपनेता दोनों चुने गए।
और उसके बाद एनडीए की बैठक हुई। माननीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह जी, देवेंद्र फडणवीस जी दोनों ही एनडीए की बैठक में गए। वहां पे एनडीए के स्वरूप को तय किया गया। सूर्या मैथिल जी, या तो आप एकदम सोच करके आए हैं कोई भी सूर्या जी, सनसनीखेज बात है, राशिद भाई आप इतने सहज है ना, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप इतने कर्णप्रिय हैं कि आपको सुनने में आनंद तो आता है, लेकिन आप इसी सहजता में एक और बात ढक कर ले जाते हैं। इसी सहजता में ही आप जो सवाल होता है ना, मेरे उस सवाल को आप नेपथ्य में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, नीतीश के शपथ ग्रहण से पहले बहुत बड़ी खबर, एनडीए की नई सरकार में नहीं दिखेंगे 12 पुराने चेहरे। राजभवन को भेजी गई विधायकों के लिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। फिलहाल 16 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। अभी की बड़ी खबर आ रही है, फिलहाल 16 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ, 12 पुराने चेहरे काटे जाएंगे। नीतीश के शपथ ग्रहण से पहले बहुत बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी संगठन महासचिव की तरफ से यह खबर आई है। शपथ ग्रहण में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। नीतीश के शपथ ग्रहण से पहले बड़ी खबर, 12 पुराने चेहरों के नाम काटे जाएंगे, 13 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, यानी 12 पुराने चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे शपथ ग्रहण में, और शपथ ग्रहण में जेपी नड्डा भी शामिल रहेंगे। अभी की बड़ी खबर है। सूर्या मैथिल जी, अपनी बात पूरी करें जी। लेकिन ये बताइएगा, बताया ना, राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से क्यों नहीं मिले? देख लीजिए, आप खुद ही चैनल, आपका चैनल खुद बता रहा है, आपका चैनल खुद ही बता रहा है कि परम आदरणीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से क्यों नहीं मिले? श्रद्धेय बीएल संतोष जी, सभी लोग आएंगे। देखिए, मेरे सवालों पर ना, पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई और वहां पर जो प्रक्रिया होनी थी वो पूरी हो गई। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। विवेक अवस्थी, इनका पॉलिटिकल एक्यूमेन बहुत ही ज्यादा रिच है, देश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं। विवेक अवस्थी मेरे सवालों पर मुस्कुरा भी रहे हैं। विवेक जी, अगर मैं ये पूछूं कि राजनाथ सिंह बीजेपी के विधायकों से क्यों ना मिले और बीजेपी के नेता प्रवक्ता उसका जवाब ना दें, अगर मैं ये पूछूं कि सुशील मोदी नीतीश कुमार के यसमैन थे, क्या इसी वजह से हटा दिया, बीजेपी के नेता प्रवक्ता जवाब ना दें, गड़बड़ तो है ना? देखिए, ऐसा है, प्रवक्ता का काम क्या होता है, आप ये बताइए ना मुझे राशिद। प्रवक्ता का काम होता है अपने आप को, अपनी पार्टी को डिफेंड करना, ना कि उसके खिलाफ बोलना। अब आप जहां फंसाने वाली बात करेंगे वहां जवाब क्यों देंगे? वो एकदम जवाब नहीं देंगे, वो ऐसी बात करेंगे, बहुत मीठी सी बात करेंगे और उसके बाद वो निकल जाएंगे। अच्छा विवेक जी, एक और बात मुझे लग रही है, जहां तक अपनी बात पूरी कर लें, अपनी बात पूरी करें आप जी। जहां तक बात है सुशील मोदी को इस बार दोबारा उनका नाम आगे न बढ़ाने की एज डिप्टी सीएम, उसमें यह भी एक फैक्टर है कि तारकेश्वर प्रसाद जो हैं वो कटिहार से आते हैं। कटिहार पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है और अगला चुनाव बीजेपी के लिए, अगला एसिड टेस्ट जो है वो पश्चिम बंगाल का चुनाव है। इसलिए भी उनका इंपॉर्टेंस सुशील मोदी से इस समय कहीं ज्यादा है। हो सकता है कि आने वाले समय में सुशील मोदी को कहीं और एडजस्ट किया जाए संगठन में या दिल्ली में सरकार में। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार से महागठबंधन पर बहुत बड़ी खबर। आरजेडी नेता का कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर निशाना, राहुल गांधी पर शिवानंद तिवारी ने बहुत बड़ा हमला बोला है। चुनाव में राहुल प्रियंका के साथ पिकनिक मना रहे थे, ये शिवानंद तिवारी ने कहा। मोदी राहुल से ज्यादा उम्र दराज हैं, फिर भी ज्यादा रैलियां की। महागठबंधन में मतभेद उभर करके सड़क पर आ गए हैं। शिवानंद तिवारी बोले, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी लेकिन 70 रैलियां भी नहीं की। सुनाया जाए। मैंने आज जो है राहुल, यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहां। और वहीं शिवानंद तिवारी के बयान पर कांग्रेस बहुत नाराज है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने शिवानंद के बयान पर ऐतराज जताया। शिवानंद का बयान बीजेपी से प्रेरित है, ये कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस में सिर्फ फुटअव्वल हो गई है, महागठबंधन की लड़ाई बयानबाजी पर आ गई है। प्रेमचंद्र मिश्रा को सुने। जिससे लालू परिवार को परेशानी बढ़े। और इसका ये पेटिशनर नहीं थे क्या? बीजेपी जदयू सरकार में मंत्री नहीं थे क्या शिवानंद तिवारी? और फिर इधर भी आ गए, इधर आ गए तो इधर के ही लोगों के बारे में बयान दे रहे हैं।
तो मेरा स्पष्ट मानना है कि यह समय आपस में बयानबाजी करने के बजाय आज जो चोरी से सरकार बनने जा रही है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते शिवानंद तिवारी, और इनके बयान का तुरंत ट्वीट करके गिरिराज सिंह ने सपोर्ट किया है, तो मिली भगत तो प्रमाणित हो गई। तो ये इस तरह के बयान मैं नहीं समझता हूं कि कहीं से भी कांग्रेस को स्वीकार योग्य है। अगर कोई भाजपा की भाषा, जदयू की भाषा आरजेडी के लोग करेंगे तो यह हमें स्वीकार नहीं। मैंने चोरी से सरकार कैसे कर रहे हैं? अरे जनादेश थोड़ी सरकार का है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, उनकी अगुवाई में बीजेपी जदयू चुनाव लड़ी, जदयू की 35 सीटें कम हो गई और डिप्टी सीएम को लेकर आज भी मारामारी है, सुशील मोदी को हटा दिया गया। शिवानंद तिवारी का बयान यह बता रहा है कि आरजेडी की सोच यह है कि राहुल गांधी की पिकनिक ने महागठबंधन और कांग्रेस का कर दिया बंटाधार और तेजस्वी नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। एक बार फिर से डिबेट को कर दीजिए ओपन। सूर्या मैथिल जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, उनके पास में चलते हैं। सूर्या मैथिल जी, कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने सीधे तौर पर यह कहा है कि शिवानंद तिवारी यानी आरजेडी के नेता भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हैं और यही एक वजह है कि कांग्रेस को लेकर के उल जुलूल बयान दे रहे हैं। मिली भगत पूरा बता रहा देश ही भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित है, तो इसमें मिली भगत की तो कोई बात नहीं है। जिसके भी दिल के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होगी वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगा ही करेगा। हाँ। अच्छा, एक बार हम मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए मनोज जी के पास में। मनोज जी, हालांकि सूर्या मैथिल आज जितनी भी बातें कह रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नेता प्रवक्ता को यह बता दिया गया है कि आपको एक ही लाइन पर बोलना है, आपको सिर्फ यही बोलना है कि परम वैभवी नेता, परम पराक्रमी नेता हमारे इस तरह से काम करेंगे, सरकार ऐसे चलेगी, स्थिरता के साथ में रहेंगे। कुछ चीजें होती हैं ना, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन जैसे बोलते हैं, और सूर्या मैथिल ठीक उसी तरह से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नाम होंगे ना, उनके जरिए ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार को मनोज जी घेरा जाएगा। डॉक्टर प्रेम कुमार के जरिए, नंद किशोर जी के जरिए, मंगल पांडे के जरिए, विजय कुमार सिन्हा के जरिए, राणा रणधीर सिंह के जरिए, कृष्ण कुमार ऋषि के जरिए और तारकिशोर जी के जरिए और रेणु देवी के जरिए नीतीश कुमार की घेराबंदी करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। सीएम तो बन गए, लेकिन चक्रव्यूह में फंसे हुए सीएम रहेंगे। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा आपको कि नीतीश कुमार किसी भी चक्रव्यूह में फंसने वाले राजनेता नहीं है। वह काम करने का ढंग उनका निराला है। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो नीतीश कुमार के साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और घेरने का सवाल कहाँ उत्पन्न होता है। वह अपनी बात पर अडिग रहने वाले शासन प्रशासन के बीच में जो धूमकेतु होता है, उस धूमकेतु का नाम है नीतीश कुमार। तो इसलिए नीतीश कुमार नहीं जाए, अब सुशील मोदी को वो उप मुख्यमंत्री बनावे, या तारकिशोर जी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनावे, या मंगल पांडे के उप मुख्यमंत्री बनावे। इससे कहीं कोई प्रभाव नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर नहीं पड़ने वाली है। और मैं जी, आप ये कह रहे हैं ना, जब एक सरकार की बात होती है ना, किसी भी गठबंधन को एक इंक्लूसिव नजरिए से देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि हमारे तो नीतीश जी धूमकेतु हैं, आप 1 बनाइए, 4 बनाइए, 8 बना लीजिए उप मुख्यमंत्री, आप तारकिशोर जी को बना लीजिए, नित्यानंद राय को बना लीजिए, मंगल पांडे को बना लीजिए, रेणु देवी को बना लीजिए, XYZ किसी को भी बना लीजिए, यूपी की तर्ज पर बना लीजिए। आप इंक्लूसिव तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं, आप एनडीए के नजरिए से जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जितने भी जवाब दे रहे हैं ना, जेडीयू के नजरिए से दे रहे हैं। और यही एक वजह है कि लग रहा है कि अंदर अंदर टीस है, दर्द है, कुछ तो है जो चुभा हुआ है, कोई कांटा तो है जो शूल सरीखा चुभा हुआ है आपको। श्रीमान नहीं श्रीमान, कोई नहीं है, कोई टीस नहीं है। और जदयू को जो भी कहना रहता है, दर्द बांट सकते हैं, पूरे खुले यहाँ पर आपका दर्द बांटने के लिए मैं न्यूट्रल हूँ। देखिए, विवेक जी हैं, तटस्थ पत्रकार हैं, संदीप चौधरी जी हैं, आप दर्द बांट सकते हैं हमारे साथ में, आप बांटें। देखिए, हम आपके लिए भी न्यूट्रल हैं, बीजेपी के लिए भी हैं, आरजेडी के लिए भी हैं, कांग्रेस के लिए भी हैं। दर्द जब बांटते हैं तो दर्द हल्का होता है। मनोज जी, दर्द बांटिए। सभी के लिए देखिए, सभी के लिए न्यूट्रल होने की है। हमारी जो बातें थी, वो बातें हमने केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है उसके पास पहुंचा दिया है। हमारी एकमात्र मांग यही है कि चिराग पासवान को एनडीए से हटाने का,
जदयू की एकमात्र ये मिली यही मुझे, मांग है और ये जदयू आगे ने की इसको डिबेट की दे लाइन दिया मुझे मिल गई है, और ये आगे की डिबेट की लाइन मुझे मिल गई। आप यहीं पर रहिएगा। अब हुई ना बात, अब हुई पॉलिटिशियन, अब हुई असली राजनेता वाली बात। आपने ये कह दिया है एनडीए से, आपने कह दिया एनडीए से चिराग पासवान को हटाना चाहिए, एनडीए से एलजेपी को हटाना चाहिए, क्योंकि एलजेपी के जरिए 36 सीटों का आपको नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि क्या केंद्र में, चूंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी कोटे की मंत्री वाली एक सीट बची है, क्या वो सीट, क्या केंद्र में मंत्री पद चिराग पासवान को मिलेगा? वो चिराग पासवान जो ये कहते रहे पूरे चुनाव में कि हम नीतीश के खिलाफ हैं और नीतीश किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान भी हूं। लेकिन बीजेपी का जवाब क्या होगा, आगे हम यही पूछेंगे। फिलहाल के लिए हेडलाइंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर पटना भी चलेंगे। ऐश्वर्या जैन मेरे साथ में जुड़ गए हैं। नीतीश कुमार की 7वीं शपथ आज होने जा रही है शाम 4:30 बजे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि नीतीश के साथ सपने क्या हैं, नीतीश के साथ निश्चय क्या हैं, जिसके साथ चुनावी मैदान में नीतीश कुमार से पहला निश्चय युवा शक्ति की प्रगति, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, उद्यमिता के लिए नया विभाग और उद्यम यानी बिजनेस को बढ़ावा देना है और भी ज्यादा इंस्पायर करना है। निश्चय नंबर 2, सशक्त महिला, सक्षम महिला, महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजना, 12वीं पास करने पर 25,000 की मदद, ग्रेजुएशन पर 50,000 रुपए की मदद की जाएगी। तीसरा निश्चय, हर खेत तक सिंचाई का पानी यानी कृषि यानी किसानों के लिए 2 साल में योजना पूरी करेंगे। चौथा निश्चय, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, धूल कचरे के लिए प्रबंधन। पांचवा निश्चय, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, शहर में कचरा प्रबंधन, गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत। छठा निश्चय, गांव मुख्य सड़कों से जुड़ेगा, नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन और भी ज्यादा तादाद में रहेंगे। सातवां निश्चय, ये बहुत अहम है, कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधा का और भी बेहतर मैनेजमेंट किया जाएगा। ये 7 निश्चय हैं, लेकिन अभी भी सवाल एक ही है कि कौन बनेगा डिप्टी सीएम। अभी तक आधे घंटे में इस डिबेट में जवाब नहीं मिला है। क्या तारकिशोर प्रसाद जो कि कटिहार से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मजबूत नेता कहे जाते हैं, वैश्य समाज, तारकिशोर प्रसाद का नाम सबसे आगे तो है। रेणु देवी यानी विधानमंडल दल की उपनेता हैं, लेकिन इनके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े फेस के तौर पर किसी को प्रोजेक्ट करना चाहती है और उसमें नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे है। और इसके अलावा मंगल पांडे, ये 4 नाम हैं जिनके इर्द गिर्द डिप्टी सीएम की सुई चल रही है, घूम रही है, रुक रही है, अटक रही है। ऐश्वर्या के पास में जा सकते हैं हम? हाँ, चलिए ठीक है, तुरंत ही ऐश्वर्या जैन के पास में चलते हैं। पटना से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं ऐश्वर्या जैन। ऐश्वर्या, पहले तो मुझे ये बताएं कि डिप्टी सीएम को लेकर के तस्वीर किस हद तक क्लियर हो गई है? 4 नाम जो मेरे आगे चल रहे हैं, इनमें से कौन कौन से नाम क्लियर हो गए हैं, मुझे एक तो ये बताइए। और अगला ये बताइए, कल शाम तक ये हो रहा था 18 से 20 होंगे बीजेपी के, 12, 13 या 14 होंगे जेडीयू वाले, लेकिन एकाएक ये बराबर वाली बात कैसे आ गई? अब ये कहा जा रहा है कि या तो 11-11 होंगे, 10-10 होंगे, यानी दोनों ही पार्टियों के बराबर होंगे। एक वीआईपी, एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। रात भर में क्या हुआ है? देखिए, कल शाम जब देवेंद्र फडणवीस एक अणे मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात करी। तमाम एनडीए के बड़े नेता इस मुलाकात में मौजूद थे और इस मुलाकात में तय हुआ कि अभी जो मंत्रिमंडल होगा वो छोटा होगा, इसको विस्तार किया जाएगा बाद में। इस वजह से ही अब इक्वल नंबर ऑफ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। आज जो शपथ ग्रहण होना है वो क्लोज डोर इवेंट होना है। कोविड की वजह से कहीं ना कहीं मैं राजभवन के ठीक सामने खड़ा हूं, इसी राजभवन में, और हमें ये भी बताया जा रहा है सूत्रों से कि चिट्ठियां पहुंच चुकी हैं। जिन भी मंत्रियों को बुलाया जाना है उनके घरों तक उनको बुलावा जा चुका है, आमंत्रण पत्र जा चुका है कि आपको ठीक 3:30 बजे इसी राजभवन में जाना है। इक्वल नंबर ऑफ मंत्रियों को अभी इनवाइट किया गया है। बाद में हमें बताया जा रहा है कि कैबिनेट का कहीं ना कहीं एक्सटेंशन हो सकता है। ठीक है ऐश्वर्या, आप अगले 10 मिनट तक मेरे साथ में लाइव रहेंगे, स्क्रीन पर आप हैं और मैं आपसे जानकारी लूंगा। अगर कोई बड़ी खबर आती है आप तुरंत ही हाथ उठाएंगे, मैं क्विकली आपके पास में आऊंगा। सूर्य मैथिल जी, अभी हेडलाइंस के ठीक पहले 5 मिनट पहले जेडीयू नेता का यह कहना है कि हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, आप 4 डिप्टी सीएम बना लो, 8 बना लो, 6 बना लो, 2 बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीएम तो रहेंगे नीतीश कुमार, लेकिन हाँ एलजेपी को एनडीए से अलग करना होगा। और अगर आगे चल के अगर फच्चर फंसाएंगे नीतीश और ये कहेंगे कि चिराग पासवान को रामविलास पासवान की जगह केंद्र में मंत्री न बनाया जाए, तो फिर बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? राशिद भाई,
पहले तो जो हमारे मित्र 5 मिनट पहले बोल रहे थे, मैं उनको बहुत विनम्रता से एक बात बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का पूर्णतः पालन कर रही है और बिहार के चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बिहार की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं जो प्री पोल अलायंस थे। और एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं नीतीश जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी इस विषय को समझेंगे। और रही बात चिराग पासवान जी की, तो चिराग पासवान जी का जो भी निर्णय होना है वो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व करेगा एनडीए की समन्वय बैठक में। और जहां तक मैं ये मानता हूं कि हम सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी मिलकर डबल इंजन की बेहतरीन सरकार चलाने वाले हैं और हमें इस तरफ ध्यान देना पासवान को लेकर के कोई भी फैसला बीजेपी शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन राकेश, दिल्ली में आप हैं, कवर कर रहे हैं चिराग पासवान का अच्छा, राकेश अभी नहीं है। संदीप चौधरी जी के पास में चलते हैं। संदीप जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक संतुलन बिठाना पड़ेगा, नीतीश को मनाना पड़ेगा अगर चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में कोई जगह देनी है, या फिर चिराग को यह कह दिया जाएगा अभी आप युवा हैं, यूथ हैं, अभी आप कैबिनेट से बाहर ही रहें? देखिए राशिद जी, मैं आपको बताऊं, मैं इस राजभवन में गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब के साथ काम करके आया हूं, उनका सलाहकार था और मैंने यहाँ पे कई बार शपथ होते हुए देखी है। तो पहले मैं नीतीश जी के बारे में आपको, नीतीश जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और वो एडजस्ट करना जानते हैं। आप देखो, आरजेडी के साथ भी सरकार चला के दिखाई है और बीजेपी के साथ भी सरकार चला के दिखाई है। और आज के बिहार में सभी पार्टियों की वो मजबूरी बने हुए हैं कि सीएम के नाम पर अगर कोई चेहरा है तो वो नीतीश कुमार है। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि बीजेपी बड़ी होने के बावजूद भी उनको अपनी बात पे डटे रहना पड़ेगा उनको सीएम बनाने के लिए। तो ये बिहार की स्थिति है आज। जहाँ तक बात है पासवान साहब की, तो रामविलास पासवान के सुलझे हुए नेता थे। जिस प्रकार से वो 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, कहीं न कहीं चिराग पासवान उस कैटेगरी, उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं और चिराग पासवान को कुछ चीजें साबित करनी पड़ेंगी। और चिराग पासवान 2 नाव में सवारी नहीं कर सकते। एक तरफ वो बीजेपी के और प्रधानमंत्री के सम्मान अपने आप को कहते हैं और दूसरी बीजेपी की नैया डुबोने का वो काम करते हैं। आप उस नैया को अकेले क्विकली एक बार विवेक जी के, ठीक है संदीप जी, एक बार क्विकली विवेक जी के पास दोबारा जाना बेहद जरूरी है। विवेक जी, चूंकि मैं अब अपनी डिबेट के कंक्लूडिंग हिस्से की तरफ बढ़ रहा हूं, तो आपसे 2 चीजें एक साथ मैं पूछना चाहूंगा। पहला तो ये, चिराग पासवान और एलजेपी क्या एनडीए में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, और दूसरा ये है कि क्या नीतीश को वाकई में फ्री हैंड मिलेगा, क्योंकि नीतीश ने इससे पहले वाले कार्यकाल में भी 7 निश्चय की बात की थी। इस बार भी अपने चुनावी एजेंडे में, अपने मैनिफेस्टो में 7 निश्चय की बात की थी और 7 निश्चय में बेहतर हेल्थ मैनेजमेंट सबसे ऊपर है, क्योंकि कोरोना को लेकर के ही सबसे ज्यादा विरोध और सबसे ज्यादा नाराजगी नीतीश को झेलनी पड़ी है। क्या नीतीश के पास में फ्री हैंड रहेगा विवेक जी? चलिए राशिद, आपका जो पहला सवाल था उसको मैं पहले जवाब देता हूं। जहां तक बात है चिराग पासवान की, चिराग पासवान के बारे में ये जो भी पॉलिटिकल साइंस थोड़ी सी भी जानता है, इस देश की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा भी समझता है, उसको ये साफ साफ मालूम है कि ये इन्होंने, चिराग पासवान ने जो भी किया उसमें पूरी सहमति कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से बीजेपी की थी। इसीलिए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं किए। उन्होंने जितना डेंट किया, जितना नुकसान किया, वो जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार का किया, नंबर 1। इसलिए मुझे ऐसी कहीं से दूर तक कोई संभावना नहीं लगती है कि चिराग पासवान को बीजेपी या एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब भी एक्सपेंशन होगा उनको मंत्री बनाया जाएगा। ये अलग चीज हो सकती है कि उनको, क्योंकि वो युवा हैं, उनको कैबिनेट न दिया जाए और उनको एमओएस दिया जाए। एक ये चीज हो सकती है, लेकिन उनका मंत्री बनना तो मुझे तय लगता है एनडीए से निकालने की उनको बात ही नहीं। दूसरा सवाल आपका नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार के पास इस समय संख्या बल कम है, इसीलिए बीजेपी 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है। बीजेपी इस समय इस तरह का कोई खेल नहीं खेलना चाहती कि महाराष्ट्र का रिपीट बिहार में हो जाए और गलती सरकार ना बने, क्योंकि नीतीश कुमार साहब जो हैं वो, उनका एक इतिहास है, वो जाने जाते हैं सरकार बनाने के लिए, उनकी चाहत है और मुख्यमंत्री बनने की चाहत है उसके लिए। एक, जैसे आप याद करिए, जिस दिन वोटों की काउंटिंग शुरू हुई थी और बीजेपी की सीटें ज्यादा हो रही थी और जेडीयू की कम हो रही थी,
पटना से लोकल लीडरशिप तो बीजेपी की थी, उसकी तरफ से एक आवाज उठी कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, लेकिन दिल्ली ने तुरंत नीतीश कुमार की 7वीं शपथ आज होने जा रही है शाम 4:30 बजे। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि नीतीश के साथ सपने क्या हैं, नीतीश के साथ निश्चय क्या हैं, जिसके साथ चुनावी मैदान में नीतीश कुमार से पहला निश्चय युवा शक्ति की प्रगति, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, उद्यमिता के लिए नया विभाग और उद्यम यानी बिजनेस को बढ़ावा देना है और भी ज्यादा इंस्पायर करना है। निश्चय नंबर 2, सशक्त महिला, सक्षम महिला, महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजना, 12वीं पास करने पर 25,000 की मदद, ग्रेजुएशन पर 50,000 रुपए की मदद की जाएगी। तीसरा निश्चय, हर खेत तक सिंचाई का पानी यानी कृषि यानी किसानों के लिए 2 साल में योजना पूरी करेंगे। चौथा निश्चय, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, धूल कचरे के लिए प्रबंधन। 5वां निश्चय, स्वच्छ शहर विकसित शहर, शहर में कचरा प्रबंधन, गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत। 6ठा निश्चय, गांव मुख्य सड़कों से जुड़ेगा, नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन और भी ज्यादा तादाद में रहेंगे। 7वां निश्चय, यह बहुत अहम है, कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधा का और भी बेहतर मैनेजमेंट किया जाएगा। ये 7 निश्चय हैं, लेकिन अभी भी सवाल एक ही है कि कौन बनेगा डिप्टी सीएम। अभी तक आधे घंटे में इस डिबेट में जवाब नहीं मिला है। क्या तारकिशोर प्रसाद जो कि कटिहार से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मजबूत नेता कहे जाते हैं, वैश्य समाज, तारकिशोर प्रसाद का नाम सबसे आगे तो है। रेणु देवी यानी विधानमंडल दल की उपनेता हैं, लेकिन इनके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े फेस के तौर पर किसी को प्रोजेक्ट करना चाहती है और उसमें नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे है। और इसके अलावा मंगल पांडे, ये 4 नाम हैं जिनके इर्द गिर्द डिप्टी सीएम की सुई चल रही है, घूम रही है, रुक रही है, अटक रही है। ऐश्वर्या के पास में जा सकते हैं हम? हाँ चलिए ठीक है, तुरंत ही ऐश्वर्या जैन के पास में चलते हैं। पटना से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं ऐश्वर्या जैन। ऐश्वर्या, पहले तो मुझे ये बताएं कि डिप्टी सीएम को लेकर के तस्वीर किस हद तक क्लियर हो गई है? 4 नाम जो मेरे आगे चल रहे हैं, इनमें से कौन कौन से नाम क्लियर हो गए हैं, मुझे एक तो ये बताइए। और अगला ये बताइए, कल शाम तक ये हो रहा था 18 से 20 होंगे बीजेपी के, 12, 13 या 14 होंगे जेडीयू वाले, लेकिन एकाएक ये बराबर वाली बात कैसे आ गई? अब ये कहा जा रहा है कि या तो 11-11 होंगे, 10-10 होंगे, यानी दोनों ही पार्टियों के बराबर होंगे। एक वीआईपी, एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। रात भर में क्या हुआ है? देखिए, कल शाम जब देवेंद्र फडणवीस एक अणे मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात करी। तमाम एनडीए के बड़े नेता इस मुलाकात में मौजूद थे और इस मुलाकात में तय हुआ कि अभी जो मंत्रिमंडल होगा वो छोटा होगा, इसको विस्तार किया जाएगा बाद में। इस वजह से ही अब इक्वल नंबर ऑफ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। आज जो शपथ ग्रहण होना है वो क्लोज डोर इवेंट होना है। कोविड की वजह से कहीं ना कहीं मैं राजभवन के ठीक सामने खड़ा हूं, इसी राजभवन में, और हमें ये भी बताया जा रहा है सूत्रों से कि चिट्ठियां पहुंच चुकी हैं। जिन भी मंत्रियों को बुलाया जाना है उनके घरों तक उनको बुलावा जा चुका है, आमंत्रण पत्र जा चुका है कि आपको ठीक 3:30 बजे इसी राजभवन में जाना है। इक्वल नंबर ऑफ मंत्रियों को अभी इनवाइट किया गया है। बाद में हमें बताया जा रहा है कि कैबिनेट का कहीं ना कहीं एक्सटेंशन हो सकता है। ठीक है ऐश्वर्या, आप अगले 10 मिनट तक मेरे साथ में लाइव रहेंगे, स्क्रीन पर आप हैं और मैं आपसे जानकारी लूंगा। अगर कोई बड़ी खबर आती है आप तुरंत ही हाथ उठाएंगे, मैं क्विकली आपके पास में आऊंगा। सूर्य मैथिल जी, अभी हेडलाइंस के ठीक पहले 5 मिनट पहले जेडीयू नेता का यह कहना है कि हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, आप 4 डिप्टी सीएम बना लो, 8 बना लो, 6 बना लो, 2 बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीएम तो रहेंगे नीतीश कुमार, लेकिन हाँ एलजेपी को एनडीए से अलग करना होगा। और अगर आगे चल के अगर फच्चर फंसाएंगे नीतीश और ये कहेंगे कि चिराग पासवान को रामविलास पासवान की जगह केंद्र में मंत्री न बनाया जाए, तो फिर बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? राशिद भाई, पहले तो जो हमारे मित्र 5 मिनट पहले बोल रहे थे, मैं उनको बहुत विनम्रता से एक बात बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का पूर्णतः पालन कर रही है और बिहार के चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बिहार की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं जो प्री पोल अलायंस थे। और एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं नीतीश जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी इस विषय को समझेंगे। और रही बात चिराग पासवान जी की, तो चिराग पासवान जी का जो भी निर्णय होना है वो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व करेगा
एनडीए की समन्वय बैठक में। और जहां तक मैं ये मानता हूं कि हम सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी मिलकर डबल इंजन की बेहतरीन सरकार चलाने वाले हैं और हमें इस तरफ ध्यान देना पासवान को लेकर के कोई भी फैसला बीजेपी शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन राकेश, दिल्ली में आप हैं, कवर कर रहे हैं चिराग पासवान का एंड। अच्छा, राकेश अभी नहीं है, संदीप चौधरी जी के पास में चलते हैं। संदीप जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक संतुलन बिठाना पड़ेगा, नीतीश को मनाना पड़ेगा अगर चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में कोई जगह देनी है, या फिर चिराग को यह कह दिया जाएगा अभी आप युवा हैं, यूथ हैं, अभी आप कैबिनेट से बाहर ही रहें? देखिए राशिद जी, मैं आपको बताऊं, मैं इस राजभवन में गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब के साथ काम करके आया हूं, उनका सलाहकार था और मैंने यहाँ पे कई बार शपथ होते हुए देखी है। तो पहले मैं नीतीश जी के बारे में आपको बता दूं, नीतीश जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और वो एडजस्ट करना जानते हैं। आप देखो, आरजेडी के साथ भी सरकार चला के दिखाई है और बीजेपी के साथ भी सरकार चला के दिखाई है। और आज के बिहार में सभी पार्टियों की वो मजबूरी बने हुए हैं कि सीएम के नाम पर अगर कोई चेहरा है तो वो नीतीश कुमार है। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि बीजेपी बड़ी होने के बावजूद भी उनको अपनी बात पे डटे रहना पड़ेगा उनको सीएम बनाने के लिए। तो ये बिहार की स्थिति है आज। जहाँ तक बात है पासवान साहब की, तो रामविलास पासवान के सुलझे हुए नेता थे। जिस प्रकार से वो 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, कहीं न कहीं चिराग पासवान उस कैटेगरी, उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं और चिराग पासवान को चीजें साबित करनी पड़ेंगी। और चिराग पासवान 2 नाव में सवारी नहीं कर सकते। एक तरफ वो बीजेपी के और प्रधानमंत्री के सम्मान अपने आप को कहते हैं और दूसरी बीजेपी की नैया डुबोने का वो काम करते हैं। आप उस नैया को अकेले क्विकली एक बार विवेक जी के, ठीक है संदीप जी, एक बार क्विकली विवेक जी के पास दोबारा जाना बेहद जरूरी है। विवेक जी, चूंकि मैं अब अपनी डिबेट के कंक्लूडिंग हिस्से की तरफ बढ़ रहा हूं, तो आपसे 2 चीजें एक साथ मैं पूछना चाहूंगा। पहला तो ये, चिराग पासवान और एलजेपी क्या एनडीए में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, और दूसरा ये है कि क्या नीतीश को वाकई में फ्री हैंड मिलेगा, क्योंकि नीतीश ने इससे पहले वाले कार्यकाल में भी 7 निश्चय की बात की थी। इस बार भी अपने चुनावी एजेंडे में, अपने मैनिफेस्टो में 7 निश्चय की बात की थी और 7 निश्चय में बेहतर हेल्थ मैनेजमेंट सबसे ऊपर है, क्योंकि कोरोना को लेकर के ही सबसे ज्यादा विरोध और सबसे ज्यादा नाराजगी नीतीश को झेलनी पड़ी है। क्या नीतीश के पास में फ्री हैंड रहेगा विवेक जी? चलिए राशिद, आपका जो पहला सवाल था उसको मैं पहले जवाब देता हूं। जहां तक बात है चिराग पासवान की, चिराग पासवान के बारे में ये जो भी पॉलिटिकल साइंस थोड़ी सी भी जानता है, इस देश की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा भी समझता है, उसको ये साफ साफ मालूम है कि ये इन्होंने, चिराग पासवान ने जो भी किया उसमें पूरी सहमति कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से बीजेपी की थी। इसीलिए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं किए। उन्होंने जितना डेंट किया, जितना नुकसान किया, वो जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार का किया, नंबर 1। इसलिए मुझे ऐसी कहीं से दूर दूर तक कोई संभावना नहीं लगती है कि चिराग पासवान को बीजेपी या एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब भी एक्सपेंशन होगा उनको मंत्री बनाया जाएगा। ये अलग चीज हो सकती है कि उनको, क्योंकि वो युवा हैं, उनको कैबिनेट न दिया जाए और उनको एमओएस दिया जाए, एक ही चीज हो सकती है। लेकिन उनका मंत्री बनना तो मुझे तय लगता है एनडीए से निकालने की उनको बात ही नहीं। दूसरा सवाल आपका नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार के पास इस समय संख्या बल कम है, इसीलिए बीजेपी 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है। बीजेपी इस समय इस तरह का कोई खेल नहीं खेलना चाहती कि महाराष्ट्र का रिपीट बिहार में हो जाए और गलती सरकार ना बने, क्योंकि नीतीश कुमार साहब जो हैं वो, उनका एक इतिहास है, वो जाने जाते हैं सरकार बनाने के लिए, उनकी चाहत है और मुख्यमंत्री बनने की चाहत है उसके लिए। एक, जैसे आप याद करिए, जिस दिन वोटों की काउंटिंग शुरू हुई थी और बीजेपी की सीटें ज्यादा हो रही थी और जेडीयू की कम हो रही थी, पटना से लोकल लीडरशिप तो बीजेपी की थी, उसकी तरफ से एक आवाज उठी कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। लेकिन दिल्ली ने तुरंत उस आवाज को स्नब किया और कहा कि हम गठबंधन के रिश्ते को निभाएंगे, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही हमारा सीएम फेस थे और नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। सीधी सी बात है कि आज की तारीख में बीजेपी महाराष्ट्र के गेम को दोहराना नहीं चाहती। और बीजेपी को यह है कि बिहार में मजबूती से सत्ता में रहें और महाराष्ट्र वाला इतिहास दोहराया ना जाए। और नीतीश के बारे में भी ये बात जानी जाती है कि भले ही संख्या बल में कम है, लेकिन नीतीश है एक सीजन पॉलिटिशियन। ऐश्वर्या के पास एक बार फिर से चलते हैं, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं। ऐश्वर्या,
डिप्टी सीएम को लेकर के हालांकि एक बात वैश्य समाज से आते हैं तारकिशोर जी, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि सुशील मोदी भी वैश्य समाज से आते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि वैश्य समाज नाराज हो जाए। लेकिन सुशील मोदी की नाराजगी आगे चल करके क्या भारी पड़ सकती है? देखिए, जो सूत्र हैं वो हमें साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये एक वेल प्लान्ड बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। पहली बात, सुशील मोदी को कहीं ना कहीं सेंटर में अकोमोडेट करना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। उनका एक बड़ा यहाँ पर पकड़ है बिहार के अंदर और उनको वो नाराज नहीं देखना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं सुशील मोदी कल नाराज जरूर नजर आए। हमने रात को भी उनसे बात करने की कोशिश करी, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया। आगे चलकर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं को चैलेंज करने के लिए बीजेपी एक अपनी ऐसी टीम बनाना चाहती है और मंत्रिमंडल में भी कई युवाओं को शामिल करना चाहती है जो बिहार के अंदर आगे चलकर इन दोनों नेताओं को टक्कर दे सके। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करी है और दिल्ली के अंदर से रिमोट कंट्रोल सरकार भारतीय जनता पार्टी चला सके, इसी वजह से